निकालो एक पेज और यहाँ पे लिखो कला। ठीक है, कला कितनी होती हैं? कलाएं जो है वो हमारे पास 7 होती हैं। कला के लिए एक लाइन पढ़ी थी, क्या लाइन थी वो? धातु आश्यांतर मर्यादा। ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में लिख लो। इतना ही पूछते हैं बस। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा एक पॉइंट। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पे उसके बाद एक श्लोक देखा था, यथा ही सार कास्टेशु। तो यहाँ पे ऐसे रेफरेंस लगा के लिख लो कि इसके रेफरेंस में क्या आएगा? यथा ही सार कास्टेशु वाला श्लोक आएगा। अब अपने हिसाब से तुम पूरा लिख सकते हो या फिर समझने के लिए कि ये किसके लिए आएगा। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे इसके नोट्स बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखो बच्चों नाम, मतलब कला का नाम। ये जो नाम है वो किस आचार्य के अनुसार है? सुश्रुत के अनुसार। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और लास्ट में बनाना है यहाँ पे, क्योंकि फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी तुम्हारी। यहाँ लिखना नाम जो है वो किसके अकॉर्डिंग होगा? शारंगधर के अकॉर्डिंग, आचार्य शारंगधर के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे नाम, और बीच में लिखोगे कि इनके स्थान या फिर यहाँ पे उपमा, जो श्लोक तुमने देखे थे। इस तरीके का तुम्हें यहाँ पे बनाना है। ठीक है, जिसमें सारी चीजें आ जाए। तो चलो, सबसे पहली जो कला है फर्स्ट नंबर की, यहाँ पे एक और लाइन खींच लोगे, यहाँ लिखोगे फर्स्ट नंबर की जो कला है वो कौन सी कला होगी? मांस धरा कला। कौन सी कला होगी? मांस धरा कला। तो देखो बच्चों, मांस धरा कला जो है उसको शारंगधर ने भी क्या बोला है? मांस धरा ही बोला है। शारंगधर का ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहीं पे पढ़ा रही हूँ, दोबारा सिर्फ शारंगधर में पढ़ेंगे, लेकिन ये तुम्हें रटे होने चाहिए, क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं शारंगधर से। तो मांस धरा कला जो है वो शारंगधर ने भी मांस धरा बताई है। उसके बाद देखो, मांस धरा कला का स्थान क्या बताया था? सिरा स्नायु धमनी स्रोतसों के प्रतानों में। तो चलो श्लोक की वर्ड ही लिखवा देती हूँ, क्या था? सिरा स्नायु धमनी स्रोतस प्रताना। लिखो, शिरा स्नायु धमनी स्रोतसाम प्रताना। ये हो जाएगा। ये क्या हो गया? इसका स्थान हो गया। और अच्छा, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या देखे थे? कुछ हमने उपमा देखी थी। तो पूरा श्लोक नहीं लिख रही हूँ, वो तुम लिख लेना अपने हिसाब से, मैं बस यहां से लिख रही हूँ। ठीक है, तो विस्मृणाल वाला श्लोक जो था वो मानसधरा कला के लिए था। तो तुम्हें यह पूरा श्लोक लिखना है। अब आ जाओ सेकंड नंबर की कला। तो सेकंड नंबर की कला जो थी वो कौन सी थी बच्चों? रक्त धरा कला। मार मेष पू पीशु ऐसे करके मैं इसको याद कराऊंगी, अभी तुम्हें पहले लिख लो। रक्त धरा कला जो है, इसका हमने क्या देखा था? इसमें हमने देखा था सियाप्पा। सियाप्पा मतलब क्या था इसका? सिरा, तिरासु, स्थान जो था यकृत और प्लीहा। देखो साथ के साथ याद लिखने से बहुत इंपॉर्टेंट है। सी आपा ऐसे करके याद किया था कि रक्त का हर जगह सियाप्पा हो जाता है, मैंने तुम्हें वो एग्जांपल देके बताया था। शारंगधर भी इसको रक्त धरा कला ही बोलते हैं। मैक्सिमम सेम है, थोड़ी सी जगह अलग है। उसके बाद आते हैं बच्चों, नेक्स्ट जो आएगी वो कौन सी आएगी? थर्ड नंबर की मेदोधरा कला। मेदोधरा, मेदोधरा कला के अंदर हमने क्या देखा था कि मेदोधरा कला कहां पर होती है? उदर और अणु अस्थियों में होती है। तो यहाँ पे ये वाला श्लोक ऐसे लिखना बच्चों कि मेदोधरा कला जो है वो कहां पर होगी? उदर में होगी और अणु अस्थियों में होगी। ठीक है, और अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हारा ये काम है कि तुम ब्रैकेट में यहाँ पे लिखो सर्वभूता नाम उदरा नाम स्था नाम अणु अस्थि, क्योंकि यही तुमसे पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो श्लोक से भी आएगा तो हम गलत नहीं करेंगे, तो तुम्हें श्लोक भी लिखना है। उसके बाद हमने क्या देखा था कि महत,
महत जो बड़ी वाली जो मतलब जो महत अस्थि होती है उसके अंदर कौन सी होती है? मज्जा होती है। तो मज्जा कहाँ पर होगी? बड़ी वाली बोन्स में होती है। तो वहां लिखो महत अस्थि। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद तो ये हो गया। एक और पॉइंट तुमने यहाँ पढ़ा था सुश्रुत के अनुसार, क्या देखा था? शुद्ध मांस के स्नेह को वसा कहते हैं। तो एक नोट डाल के लिख लो इसको, ये तुम्हें रटना है। शुद्ध मांस के स्नेह को क्या कहते हैं बच्चों? वसा कहते हैं। कौन कहते हैं? ये आचार्य सुश्रुत कहते हैं। ठीक है। एक और पॉइंट लिखो यहाँ पे, मज्जा को सारक्त मेद कहते हैं। सारक्त मतलब रक्त, जिसमें रक्त बहता है, तो सारक्त मेद कहते हैं। ऐसे ही लिख लो, कभी ट्रू फॉल्स में तुम्हें मिल जाए तो सही है ये स्टेटमेंट। ठीक है। अब क्या है? शारंगधर भी इसको मेदोधरा कला ही बोलते हैं, तीसरे नंबर की कला को। तो ये हमने यहाँ पर दोनों आचार्य का और मेदोधरा के जितने भी पॉइंट्स थे वो लिख लिए। अब आती है हमारे पास कौन से नंबर की? फोर्थ नंबर की कला, जो होती है श्लेष्म धरा। मैंने बताया था इसको सिनोवियल फ्लूइड से कोरिलेट करते हैं। तो श्लेष्म धरा कला जो है वो कहां पे होगा बच्चों? इसका स्थान, उसका स्थान जो है सर्व संधियों में होगा। सर्व संधियों में सारे जॉइंट्स में प्रेजेंट होगी, क्योंकि मूवमेंट ही जॉइंट्स का इसकी वजह से होता है। इसकी जो उपमा थी, उपमा क्या थी इसकी? उपमा जो थी, अक्षय चक्रम साधु प्रवर्तते, यही पूछा जाता है। इतना ही श्लोक दे देता है, बताओ किस कला से ये मतलब रिलेट करता है। ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पे आएगा एक अच्छा सा पॉइंट, अब कुछ चेंज तुम्हें मिलेगा। शारंगधर बोलते हैं इस कला को यकृत प्लिया कला। यकृत प्लियाधरा, एक वर्ड है ये पूरा, यकृत प्लियाधरा। ठीक है। तो ये याद रखना, श्लेष्म धरा को क्या बोलते हैं? यकृत प्लियाधरा बोलते हैं। रक्त धरा को नहीं बोलते यकृत प्लियाधरा, श्लेष्म धरा को बोलते हैं। क्योंकि इसको देख के हमें लगता है सियापा, सियापा तो हम यहाँ पे करके आ जाएंगे, तो गड़बड़ नहीं करके आनी है। ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शारंगधर का आया। अब यहाँ देखो, अब आएगी कौन सी? पुरीश धरा कला। तो देखो देखो फिफ्थ नंबर की पुरीश धरा कला। पुरीश धरा के अंदर लिखो कि ये कैसे होगा? पक्वाशयस्थ होगा। फिर हमने क्या देखा था? ये जो है वो मल का विभाजन करेगा, मल को पृथक करता है ना, मल का विभाजन करेगा। ठीक है। उसके बाद हमने श्लोक देखा था, उंडुकस्त विभजते मलम मलधरा कला। ठीक है। तो पुरीश धरा कला को मलधरा कला भी बोलते हैं। तो उंडुकस्त वाला श्लोक लिख लो, उंडुकस्त विभजते, ठीक है, मलम मलधरा कला, इस तरीके का एक श्लोक था। तो ये हमने मलधरा कला के बारे में देखा। एक और पॉइंट हमने मलधरा के कला के बारे में देखा था, पुरीश धरा के बारे में, यकृत समन्तात कोष्ठम चा तथा अंतराणी समाश्रिता, है ना। तो उसको भी लिखो, यकृत समन्तात कोष्ठम चा तथा अंतराणी सम आश्रिता। एक और पॉइंट अब यहाँ पे आता है कि शारंगधर जो है इसको क्या बोलते हैं? आंत्र धरा कला बोलते हैं बच्चों, आंत्र धरा कला। कोई मैंने रेड पेन से लिखा है जो अलग है।
तो तुमसे ये पूछा जाएगा शारंगधर के अनुसार 4th नंबर की कला कौन सी है? तो 4th नंबर की कला जो है इसको यकृत प्लियाधरा कला बोलते हैं। तुमसे से नंबर वाइज क्वेश्चन आता है, ऐसे तुमसे कम ही आता है श्लेष्मधरा कला को, क्योंकि यहाँ पे कोरिलेट एक तरीके से तुम बोल सकते हो कि 4th नंबर की कला कौन सी है शारंगधर के अनुसार। तो बच्चों क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो 6 नंबर का, 6 नंबर में देखो बच्चों अब कौन सी आएगी? पित्तधरा कला आएगी, पित्तधरा। लिखो पित्तधरा। पित्तधरा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले याद रखना ये जो होती है वो कहां पर होती है? अमाशय और पक्वाशय के मध्य। फिर लिखो चतुर्विध अन्नपानम करके श्लोक था, इसके अंदर पूरा लिख लेना। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद यहाँ पे यही लिखना है कि 4 प्रकार के आहार जो है अशित खादित पीत लीड उनका ये पाचन करता है। तो वो अपने हिसाब से लिख लेना 4 प्रकार के आहार। कौन कौन से चारों लिख लेना। तुम्हें पता है सुश्रुत और चरक ने 4 प्रकार के आहार बताए, लेकिन भाव प्रकाश और शारंगधर जो है वो बच्चों 6 प्रकार के आहार बताते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। तो ये पॉइंट भी याद रखना। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने कितने प्रकार के आहार बताए हैं। तो बच्चों यहाँ पे याद रखना कि लिखवा देती हूँ मैं तुम्हें इस पॉइंट को कि चरक और सुश्रुत जो है वो कितना 4 प्रकार के आहार बताते हैं, एंड भाव प्रकाश और शारंगधर जो है वो कितने प्रकार के? 6 प्रकार के आहार बताते हैं। अब चलो उसके बाद देखो इस कला के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ही मैंने तुम्हें लिखवाया भी था, अग्निधरा कला। अग्निधरा बोलता है इसको। दो जो होते हैं वो कौन से होते हैं? इसको लिख लो, एक चव्य होता है, एक चुष्य होता है। 4 तो हो ही गए, अशित खादित पीत और लीड, और इन्होंने जो ऐड किए हैं वो 2 ऐड किए हैं, एक चव्य और एक चुष्य। 4 के अलावा, अशित खादित पीत लीड के अलावा। ठीक है बच्चों, ये भी लिख लेना साथ में, वरना तुम फिर ये सोचोगे 2 कौन से थे, तो 2 यही है। अब आएगा यहाँ पे 7th नंबर की शुक्रधरा कला। तो बच्चों शुक्रधरा जो है वो यहाँ पे देखो, शुक्रधरा में क्या होगा? सर्व प्राणी नाम शरीर व्यापनी। कहाँ रहता है इसका स्थान? सारे शरीर में रहता है। ठीक है, और इसकी जो उपमा है उसका श्लोक तुम लिखोगे, यथा पयसी सर्पिस्तु गुड़ चा इक्षु रसा। वो वाला उपमा श्लोक यहाँ पे तुम लिख लोगे उसको, कि जिस प्रकार के दूध में सर्पी रहता है, जिस प्रकार से गन्ने में गुड़ रहता है, उसी प्रकार से शुक्रधरा जो है वो पूरे शरीर में रहती है। और इसको यहाँ पे शारंगधर क्या बोलते हैं? रेतोधरा कला। रेतस भी तो शुक्र ही होता है, पता है ना तुम्हें? रेतस किसका पर्याय है? शुक्र का पर्याय है। तो बच्चों यहाँ पे हमने दोनों आचार्यों के अनुसार देख लिया। तो ये इससे बाहर तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन कला से नहीं आ सकता, सब कुछ लिख लिया तुमने। अगर तुम इसको भी पढ़ के चले जाओगे छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स को अपनी बुक के बीच में, तो
बहुत इनफ है, ये भी तुम रट जाओगे तो। ठीक है, तो अब चलो यहाँ पे एक चीज लिख लो, कैसे याद करोगे इसको? मार मेष पू कोई वर्ड का मीनिंग नहीं है, बस पहले पहले वर्ड यहाँ लिख दिए हैं, मार मेष पू पर ये तुम्हें याद हो जाएगा इससे कि कौन से नंबर पे कौन सी कला थी। मार मेष पू ऐसे अपने दोस्तों को एक आध बार समझा देना, पूछ लेना आपस में कि बताओ सप्त कला की ट्रिक क्या है। ठीक है, अलसत वर्मा किसकी ट्रिक है? त्वचा की ट्रिक है। तो बस याद हो जाते हैं बच्चों, अपने आप ही याद हो जाते हैं, मार मेष पू ऐसे करके। तो मां से मास धरा, रक्त धरा, मेदो धरा, श्लेष्म धरा, पुरीश धरा, पित्त धरा और शुक्र धरा। तो यहाँ पे हमने इसके नोट्स बना लिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट इसको लिख लो। वैसे बहुत धीरे धीरे लिखवाया है तो तुमने लिख लिया होगा। अभी किसी का कुछ रह गया तो इसमें से लिख लो फटाफट, और कुछ समझ नहीं आ रहा है तो पूछ लेना, बाद में बता दूंगी। थोड़ा पेन ऐसे ही चल रहा है तो बता देना मुझे, कुछ समझ नहीं आया तो इसमें। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, उसके बाद यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमओ के अंदर आया हुआ है, बीएचयू 2014 का क्वेश्चन है, यूपी 2000 यूपीएमओ का 2015 का क्वेश्चन है, मतलब हर जगह का क्वेश्चन है ये। तो चॉइस ऑफ द क्वेश्चन, मैच ऑफ द फॉलोइंग आता है यहाँ से। क्या है अच्छे से समझेंगे। यकृत मतलब लिवर, पिलिया मतलब स्प्लीन, फुफ्फुस मतलब लंग्स होता है, और उंडुक, उंडुक हमने कल भी पढ़ा था कि उंडुक किसको बोलते हैं? अपेंडिक्स वाले पार्ट को बोलते हैं उंडुक। ठीक है, जो अपेंडिक्स वाला पार्ट होता है उसको। तो बच्चों देखो, ये गर्भ के यकृत और पिलिया रक्त से पैदा होते हैं। तो तुम याद रखना, गर्भ में यकृत और पिलिया जो है वो किससे उत्पन्न होंगे? शोणितस, शोणितस यानी कि रक्त से उत्पन्न होते हैं। फिर देखो, शोणित के फेन से, मतलब रक्त में जो फेन आ रहा है, जो झाग आ रहे हैं, उनसे हमारे पास क्या उत्पन्न होते हैं? फुफ्फुस यानी कि लंग्स उत्पन्न होते हैं। तो शोणित फेन प्रभव जो होता है उससे क्या उत्पन्न होता है? लंग्स उत्पन्न होता है। पहले फर्स्ट ईयर में ये नाम सुन के बड़ी हंसी आती थी मेरे को, ये कैसा नाम है, अब तो रट जाना चाहिए तुम्हें। ठीक है, तो शोणित के फेन से क्या आता है बच्चों? लंग्स जो है वो बनते हैं। उसके बाद आएगा शोणित का किट, किट का मतलब होता है मल। तो इससे शोणित का जो किट होता है उससे प्रभव वर्ड का मतलब होता है उत्पत्ति। तो इससे किसकी उत्पत्ति होगी? उंडुक यानी कि अपेंडिक्स की उत्पत्ति होगी। तो मुझे क्या लगता है, छोटा सा स्टिकी नोट तुम्हें यहाँ लगा लेना चाहिए, और यहाँ पे ऐसे लिखना चाहिए कि रक्त से क्या उत्पन्न होगा? यकृत, पिलिया। रक्त के फेन यानी कि ये भी याद रखना, शोणित के फेन, शोणित वर्ड ही लिखना, शोणित के फेन से किसकी उत्पन्न होगी? फुफ्फुस की उत्पन्न होगी। फा फॉर फेन, फा फॉर फुफ्फुस, तो इजीली तुम्हें याद हो जाएगा। अगर तुम कहीं फंसते हो तो फा फॉर फेन और फा फॉर क्या हो जाएगा? फुफ्फुस हो जाएगा। शोणित का किट, किट यानी कि मल होता है, और अपेंडिक्स समझ जाना कि ये जो है वो उंडुक होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे तुम्हें लिख लेना, तीनों पॉइंट बना के छोटा सा नोट बना के इधर लिख लेना। अब चलो उसके बाद देखो आगे यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आंत्रगुद और बस्तियों की उत्पत्ति। तो बच्चों एक जो तुम एक टेबल बनाओगे ना, उसी टेबल में आगे तुम्हें पूरा लिख लेना है। ठीक है, सारी चीजें एक साथ, या फिर मैं लिखवा दूंगी, अभी पहले पढ़ लो। रक्त और कफ का जो उत्तम सार भाग है उसको पित्त से बचाते समय वायु भी उधर दौड़ती है, जिससे प्राणियों की आंत्र बुध द्वार और क्या हो जाता है? बस्ती उत्पन्न होती है। तो तुम्हें यहाँ पे सिर्फ रीड करना है, ये तुमसे नहीं पूछा जाता। उसके बाद आता है जीवा की उत्पत्ति। तो देखो, उदर में पच्यमान कफ, रक्त और मांस सत्व से जीवा उत्पन्न होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमसे पूछेगा कि बताओ जीवा की उत्पत्ति जो है वो किससे उत्पन्न होती है? तो तुम बताओगे यहाँ पे किससे? जीवा का कर्म होता है। कर्म का मतलब क्या है? कफ हो जाएगा, रक्त हो जाएगा और मांस हो जाएगा। ठीक है, अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ बस्ती, आंत्र और गुदा की उत्पत्ति किससे होती है? तो बच्चों देखो, यहाँ पर एक तो क्या हो जाएगा? त्रिदोष आ जाएंगे, कफ भी आ रहा है, पित्त भी आ रहा है और वायु भी आ रहा है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट लिख लो, त्रिदोष, और उसके बाद यहाँ रक्त भी आ रहा है, तो त्रिदोष प्लस रक्त से उत्पत्ति होगी। इसकी टेबल में बनवाऊंगी, अभी वहां लिखवा दूंगी, पर यहाँ पे भी लिखते चलो। उसके बाद देखो क्या बोल रहे हैं, स्रोतसों का विदारण और पेशियों का बनना, जैसे समुचित उष्णता से युक्त हुई वायु स्रोतसों को विदीर्ण यानी कि फाड़ देती है,
उन्हें बढ़ाती है, उसी प्रकार वायु मांस को प्राप्त होकर पेशियों के रूप में उसे विभक्त करती है। तो वायु जो होती है वो मांस को क्या करती है, वहां पे मांस में जाकर उसको विदीर्ण कर कर और उससे क्या बनाती है बच्चों, उससे जो है वो पेशियों का फॉर्मेशन करती है। तो तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा लिखना है कि देखो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि बताओ देखो इस तरीके से जैसे कि ये बोल रहे हैं जैसे समुचित उष्णता से युक्त हुई वायु स्रोतसों को विदीर्ण करती हुई उनको बढ़ाती है, उसी प्रकार वायु मांस को प्राप्त होकर पेशियों में विभक्त करती है। तो बच्चों एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, आशय की उत्पत्ति कैसे होती है? तो एक पॉइंट लिखो यहाँ पे, आशय की उत्पत्ति। ठीक है, आशय की उत्पत्ति किससे होगी? तो आशय की उत्पत्ति जो है वो वायु से होती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है बच्चों, क्या क्वेश्चन आएगा, मांसपेशी में क्या होता है, मांसपेशी में किससे बनती है? तो देखो तुम्हें पता है मांस की पेशियां कैसे बनी, वायु जो है वो मांस में गई, उसको फाड़ा और उसके बाद उसको फाड़ के वहां पे मांस में पेशियां बनाई, तो मांस प्लस वायु से मांसपेशी बनेंगी। तो ये पॉइंट भी हमें ऐसे लिख लेना है। तो देखो वायु जो है वो अनुप्रविश्यति, उसमें मांस में प्रवेश कर जाती है। पिशितम, पिशित वर्ड का मतलब क्या होता है, पिशित वर्ड का मतलब मांस होता है। तो वायु जो है वो मांस में अनुप्रवेश्यति मतलब प्रवेश कर जाएगी और पेशियों में उसको विभाजन कर देगी, मतलब उसको पेशियों में तोड़ देगी, आगे पेशी बना देगी। तो मांसपेशी किससे बनी, मांस भी है लेकिन वायु का इन्वॉल्वमेंट भी है। तो दोनों क्वेश्चन लिख लो, ये क्वेश्चन अलग से लिख लेना, आशय की उत्पत्ति वायु से, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, लिख लेना इसको। अब आता है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्नायु और आशयों की उत्पत्ति। तो देखो बच्चों स्नायु और आशय, तो ये आशय वाला पॉइंट मैंने ऊपर लिखवा दिया, यहीं से आएगा वो पॉइंट। देखो सिरामेद का स्नेह लेकर स्नायुत्व को प्राप्त होती है। तो तुमसे पूछेगा कि बताओ सिरामेद का स्नेह लेकर क्या बनाती है, सिरा मेद का स्नेह लेकर क्या बनाती है? तो तुम बताओगे यहाँ पे स्नायु बनाती है। सिरा और स्नायु, इनमें अंतर यह है कि सिराओं का पाक मृदु रहता है और स्नायुओं का पाक उससे खर यानी कि कठिन रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी यहाँ पे हम शारंगधर का भी लिखेंगे क्योंकि शारंगधर के यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। बारंबार रहने का अभ्यास करते हुए आशयों की, वायु आशयों की उत्पत्ति करती है। तो ये पॉइंट मैंने तुम्हें ऊपर लिखवा दिया कि आशयों की उत्पत्ति कौन करती है, वायु करती है। तो ऊपर श्लोक में टिक करो, मेदस स्नेहम आद्या सिरा स्नायुत्व आप्यानुता, आप्यानुयात। मतलब क्या है इसमें कि सिरा जो है वो मेद के साथ सिरा मेद का स्नेह लेकर क्या बनाती है, स्नायु बनाती है। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना घुमाते हैं कि बताओ इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जब शिराओं का मृदु पाक होता है ना बच्चों, शिराओं का यहाँ देखो शिराओं का मृदु पाक रहता है और स्नायुओं का क्या रहता है, खर पाक रहता है। तो ये वर्ड भी याद रखना, किसका मृदु पाक और किसका खर पाक। तो स्नायु का खर आएगा, एक याद कर लो दूसरा याद हो जाएगा। ठीक है, अब चलो उसके बाद ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया, यहां से इसको टिक कर लो। आशय के अंदर क्या होता है, आशय जो है उसको वायु उत्पन्न करती है। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं, वृक्क यानी कि किडनी, वृषण यानी कि स्क्रॉटम और हृदय मतलब हार्ट। तो इनकी उत्पत्ति कैसे होगी? तो देखो रक्त और मेद के सार से, ठीक है, इतनी बार मतलब ये समझो ये क्वेश्चन 101% आएगा, लिख के ले लो। ठीक है, कि रक्त और मेद से क्या बनता है, यही पूछते हैं, पता नहीं क्यों फेवरेट है किडनी एग्जामिनर की। अब समझ नहीं आया, कुछ किडनी से उसका इमोशनल अटैचमेंट होगा तो वो किडनी का ही पूछता है। ठीक है, कि रक्त और मेद के सार से क्या बनता है, वृक्क बनता है। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे मैं अभी ट्रिक से याद कराऊंगी जब लिखाऊंगी, अभी इसको सिर्फ टिक कर लो। तो तुमसे पूछेगा रक्त और मेद के प्रसाद भाग से क्या बनता है, तो बच्चों यहाँ पे किडनी का फॉर्मेशन होगा। फिर क्या बोल रहे हैं कि मांस, रक्त और कफ के सार भाग से हृदय बनता है। तो मांस है, अशरक यानी कि रक्त है, और कफ और मेद के सार यानी कि प्रसाद भाग से क्या बनेगा, वृषण बनेगा, जिसके आधार से प्राणवाह धमनियां रहती हैं। और हृदय के ऊपर ही क्या डिपेंड होता है, प्राणवाह धमनियां रहती हैं। अब थोड़ा सा देखो हृदय का यहाँ पर कुछ चीजें बताई गई हैं कि पहला पॉइंट कि हृदय के आधार पर, हृदय के ऊपर क्या डिपेंड रहती है, प्राणवाह धमनियां रहती हैं। फिर बोल रहे हैं
जो हृदय है उसके नीचे बाई और प्लिया रहती है, तुम्हें पता है लेफ्ट साइड में प्लिया होगी, ठीक है, स्प्लीन, और राइट साइड में जो है वो लंग्स होंगे। दक्षिण और यकृत और क्लोम है, दक्षिण यानी कि राइट, सॉरी गलत हो गया मुझसे, उसके नीचे बाई और प्लिया और फुफ्फुस है। मतलब क्या बोल रहे हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड पे प्लिया यानी कि स्प्लीन और लंग्स होता है, ठीक है। यकृत मैंने यहाँ पे समझ लिया, थोड़ा सा मैंने यकृत को कोरिलेट कर लिया, इसलिए फुफ्फुस नहीं पढ़ा। तो बाई और क्या होता है, प्लिया होता है और लंग्स होता है, मैं अभी दिखाऊंगी तुम्हें इसको। और दक्षिण जो दाहिनी ओर यानी कि राइट हैंड साइड पे क्या होगा बच्चों, यकृत होगा और क्लोम होगा, ठीक है। अब बोल रहा है हृदय ये विशेष करके चेतना स्थान है। देखो इसकी हिंदी से एक एक पॉइंट पूछा गया, संस्कृत भी अभी हम पढ़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ के जाना यहाँ से। इसलिए तम से जब हृदय, तम मतलब अंधेरा, और तम मतलब तुम प्रकृति भी समझ सकते हो, इससे जब हृदय आच्छादित यानी कि कवर होता है तो प्राणी लोग क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। तो प्राणी हृदय को क्या बताया है, चेतना का स्थान बताया है। तो चलो श्लोक में पढ़ लेते हैं। देखो बोल रहे हैं बच्चों, हृदय जो है वो शोणित और कफ के प्रसाद भाग से बनता है, इसी पर धमनी प्राणवाह धमनी आश्रित होती है, तो यदाश्रा ही धमनी प्राणवाह। उसके अधो में उसके अधो मतलब हृदय के नीचे वाम यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे दो चीजें प्रेजेंट होंगी, एक प्लिया होगा, एक फुफ्फुस होगा। फुफ्फुस मतलब लंग्स होगा और स्प्लीन होगा। दक्षिण यानी कि राइट हैंड साइड पे यकृत और क्लोम होगा, ठीक है। हृदय जो होता है वो चेतना का विशेष स्थान होता है। देखो एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं जब हृदय को तम जो है वो आवृत यानी कि कवर कर लेता है तो सारे प्राणी जो है स्वपंथी मतलब सो जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है कि बताओ ये सही है कि गलत है। समझ में आ गया। अब चलो उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पे हृदय का स्वरूप, या हेडिंग डालो हृदय का स्वरूप। तो यहाँ मॉर्फोलॉजी बताएंगे तुम्हें आयुर्वेद के अनुसार कि हृदय कैसा दिखता है। तो देखेंगे यहाँ पे कमल के समान हृदय अधोमुख रहता है। पुंडरीकेड़, पुंडरीक किसका पर्याय है, कमल के फूल का पर्याय है। तो ये बोल रहे हैं कि जैसा कमल होता है ना उसी के समान कमल का जब नीचे मुंह रहता है, मैं समझाऊंगी इसको, दिखेगा भी तुम्हें ये, ठीक है। तो उसी के समान यहाँ पे हृदय रहता है, सदृश यानी कि उसके जैसा। हृदय जो है वो नीचे नीचे मुख करके अधोमुख होकर रहता है। जब इंसान जागरा होता है, जागृत अवस्था में वो एकदम क्या होता है यहाँ पे विकसती, हृदय जो है जैसे कमल का फूल जो है वो अगर खिला हुआ रहता है तो वो पूरी तरीके से खिल जाता है, वैसे ही अगर मनुष्य जाग रहा है तो उसका हृदय जो है विकसित रहता है, खुला हुआ रहता है। और अगर वो सो जाता है इंसान तो हृदय भी क्या हो जाएगा, निमिलित यानी कि संकुचित हो जाएगा, सो जाएगा, निमिलित यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो कैसे होगा, चलो अब हम देख लेते हैं, हृदय को ही बनाते हैं पहले। पहले इनकी टेबल बना लें, फिर उसके बाद हृदय को बनवा देती हूँ। कुछ और रह गया आगे टेबल में ऐड करने वाला, एक सेकेंड रुक जाओ बच्चों, नहीं ठीक है। तो चलो अब निद्रा वाला पॉइंट आएगा, उससे पहले हम ये सारी चीजें नोट कर लेते हैं। इस चैप्टर के नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, तो मैं बनवा रही हूँ साथ में, मुझे तुम पे विश्वास है नहीं कि तुम बना लोगे, क्योंकि तुम दिखाते नहीं हो मुझे बना के, इसलिए। चलो तो देखो मैंने तुम्हें क्या क्या बताई चीजें वो लिखो फटाफट, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो लिखो गर्भ में जो भी पार्ट बनते हैं उनका निर्माण, तो अपने हिसाब से हेडिंग डाल लो कि गर्भ में जितने भी पार्ट बनते हैं उसका निर्माण हम लिख रहे हैं। लिखो यकृत और प्लीहा। सबसे पहले श्लोक से स्टार्ट करती हूँ, पहला श्लोक। तो देखो बच्चों लिखो यकृत और प्लीहा ये किससे बनेंगे, ठीक है, अभी बनाएंगे इनको। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट ये था फुफ्फुस यानी कि लंग्स, अपने समझने के लिए इंग्लिश भी लिख सकते हो। उसके बाद क्या था, उंडुक, उंडुक क्या होता है, अपेंडिक्स को कहते हैं। ये पॉइंट थे पहले हमारे, फटाफट लिखते चलना मेरे साथ, बाद में ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, मैं रिवाइज करवा दूंगी तुम्हें दोबारा। यकृत और प्लीहा, सॉरी यकृत और प्लीहा शोणितज होते हैं, शोणितज यानी कि रक्त से बनेंगे, ठीक है। और फुफ्फुस किससे बनेगा, शोणित के फेन से। तो अगर तुम्हें फुफ्फुस याद हो जाएगा तो तुम्हें क्या यकृत और प्लीहा याद नहीं होंगे।
अगर तुम्हें फाफ और फेन, फाफ और फुफ्फुस याद हो गया तो जो बचा हुआ उसमें आ जाएगा। और उंडुक क्या होगा, उंडोक का से पकड़ो किट, ठीक है। उंडुक जो है वो शोणित किट प्रभव हो जाएगा, शोणित किट प्रभव। ये पॉइंट हमारे पहले वाले श्लोक के थे, ठीक है। अब इसी में हम आगे और लिखेंगे, पूरी टेबल बनाएंगे, दूसरे वाले श्लोक का पॉइंट लिखेंगे। तो देखो बच्चों, दूसरा वाला श्लोक में क्या आया था, आंत्र और गुदा और बस्ती आया था। ये किससे बनेंगे ये देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखेंगे जीवा, टंग किससे बनती है तो ये देखेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम स्नायु, स्नायु वाला पॉइंट देखेंगे, या फिर आशा का लिख लो, मांसपेशी लिखो पहले, मांसपेशी ये किससे बनती हैं। फिर हम यहाँ देखेंगे आशय की उत्पत्ति किससे होती है। फिर हम क्या देखेंगे यहाँ पे, स्नायु की उत्पत्ति किससे होती है, फिर आगे और लिखेंगे। तो यहाँ तक पढ़ लेते हैं, पहले लिखते जाना मेरे साथ। आंत्र, गुदा और बस्ती जो है वो किससे बनते हैं, त्रिदोष प्लस रक्त से बनता है, त्रिदोषस प्लस रक्त होता है। जीवा किससे बनता है, जीवा जो है वो करम, करम यानी कि कफ शोणित और मांस से बनेगा, कफ शोणित और मांस से बनेगा, ठीक है। मांसपेशी जो है उसमें क्या क्या होती है, एक मांस होगा, एक प्लस में वायु होगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद यहाँ पे आशय जो है उसकी उत्पत्ति वायु से होती है। स्नायु, स्नायु जो है वो किससे बनेगा, सिरा मेद का स्नेह लेकर स्नायु बनाती है। तो तुम उस लाइन को पूरी को लिख लेना, सिरा जो है मेद का स्नेह लेकर स्नायुत्व को प्राप्त होती है। तो जब सिरा को क्या मिल जाता है, यहाँ पे मेद का स्नेह मिल जाएगा तो हमारे पास स्नायु बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमने स्नायु के संदर्भ में हमने 2 पॉइंट पढ़े जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, कि सिरा और स्नायु में क्या डिफरेंस है। सिरा जो है बच्चों वो मृदुपाक है, मृदुपाक, उसका मृदुपाक होगा, और स्नायु जो है उसका खरपाक होगा। देखो कोई भी ट्रिक से याद करना, पर इनको उल्टा लिखने को तुम्हें मिलेगा, इसको गलत मत करके आना क्योंकि क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एक याद कर लो, स्नायु जो है मैंने तो ऐसे याद कर रखा था, स्नेहा नाम की लड़की है और वो बहुत खराब बोलती है, खराब होती है, सुना खरा खोटी सुनाना। तो एक याद हो गया था तो दूसरा भी हो गया था, ठीक है। अब चलो उसके बाद देखो, नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट जो आएगा वो यहाँ पे यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा जो आएगा वो आएगा वृक्क, वृक्क यानी कि किडनी। ये तो एग्जामिनर का कुछ इमोशनल अटैचमेंट है इसलिए वो हर बार देता है इस क्वेश्चन को। तो यहाँ देखो, यहाँ पे लिखो किससे बनेगी, मेरा वर्क यानी कि रक्त और मेद से बनेगी। अभी मैं ट्रिक लिखवाऊंगी तो मैं पहले लिख लो इसको, रक्त और मेद से बनेगी। फिर हमने देखा था यहाँ पे आगे वृषण, तो वृषण किससे बनेगा, वृषणों, वृषण यानी कि दोनों वृषण, दोनों टेस्टिकल्स की बात हो रही है यहाँ पे। कभी ये स्क्रॉटम से इसको कोरिलेट कर देते हैं, कभी टेस्टिकल्स से कोरिलेट कर लेते हैं, तुम्हें समझ में आना चाहिए कि कहाँ की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वृषण में आएगा बच्चों मांस, रक्त और मेद से बनेगा, ठीक है, हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे वृषण के बाद आएगा हृदय, तो हृदय जो है वो कहाँ पे आएगा, हृदय भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किडनी और हृदय दो से तो बहुत ज्यादा लगाव है। तो शोणित, एक सेकेंड, मैं सोचती हूँ तुम्हारे लिए अच्छे से डिफ्रेंशिएशन होगा, कलरफुल बने, लेकिन भूल जाती हूँ फिर कौन सा कलर सिलेक्ट करना है। शोणित कफ के, शोणित और कफ से बनेगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमने यहाँ पर देखा। तो अभी पहले इसको लिखो, फिर मैं तुम्हें हृदय दिखाऊंगी, ठीक है, मतलब हृदय जो है वो बना के दिखाऊंगी, ठीक है। चलो लिखो। तो देखो ये कैसे याद करोगे, यकृत और प्लीहा तो तुम्हें रट जाना चाहिए, स्रोतस से पढ़ के आ रहे हो कि रक्तस का होगा। यहाँ पे फुफ्फुस में जो है फाफ और फेन, फाफ और यहाँ पे फुफ्फुस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आएगा उंडुक, उंडुक जो है उंडोक किट। तो मुझे नहीं लगता इन तीनों में तुम्हें कोई ट्रिक की जरूरत है,
आंत्र, गुदा और बस्ती, तो तीन चीजें हैं। देखो आंत्र है, गुदा है और बस्ती है, तो तीन चीजों से क्या तुम त्रिदोषस करके याद नहीं रख सकते? क्योंकि एक ही तो चीज है ऐसी जिसमें त्रिदोषस है और वो खुद में भी तीन चीजें हैं, आंत्र है, गुदा है और बस्ती है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना, बैग में रक्त और त्रिदोष। ठीक है, त्रिदोष थे, बैग में क्या थे? रक्त था और त्रिदोष था। बैग से हो जाएगा बेस, बी से बस्ती, ए से आंत और जी से गुदा हो जाएगा। तो बैग में क्या था? रक्त भी था और त्रिदोष भी थे। जीवा का कर्म, तुम अपनी जीव से जो बोलोगे वो तुम्हारा कर्म होता है। ठीक है, तो जीवा का क्या होता है? कर्म होता है। अगर अच्छा बोलोगे तो अच्छा मिलेगा और बुरा बोलोगे तो बुरा मिलेगा। ठीक है, तो कफ, शोणित और मांस से, वो अलग बात है कि बुरे लोगों के लिए बुरा बोलना पड़ता है, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा कर्म होता है। ठीक है, याद रहेगा तुम्हें। तो जीवा का क्या होगा? कर्म होगा। कफ, शोणित और मांस, मांसपेशी में कुछ मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, मांस में वायु, आशय जो है वायु, डायरेक्टली याद करना है। अब यहाँ पे आ जाओ स्नायु, तो सिरा प्लस मेद का स्नेह मिल जाता है तो स्नायु बनता है। दो पॉइंट इसमें इतने इंपॉर्टेंट थे, दो तुम्हें याद रखना है। तो तुम्हें अगर याद ना रखे तो तुम सीमा याद कर लेना। सीमा का मतलब सी फॉर सिरा, मा फॉर मृदुपाक, और अगर तुम्हें ये याद हो गया तो तुम्हें ये भी याद हो जाएगा। तुम जैसे बोलोगे मैं तुम्हें वैसे याद कराऊंगी, पर यहां से क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए। वर्क में याद रखना, तुम्हारा काम कोई नहीं करेगा, मेरा वर्क सिर्फ मैं ही करूंगी या मैं ही करूंगा। तो मेरा वर्क यानी कि मे से मेद और रा से रक्त, और वर्क का मतलब क्या हो जाएगा? व्रक यानी कि किडनी। तो जब भी तुम्हें व्रक का है तो मेरा वर्क याद करना कि मेरा वर्क है कि इस क्वेश्चन को मैं सही करके जाऊंगी। वृषण, वृषण में याद रखना मांस है, रक्त है और मेद है। ठीक है, तो इसके अंदर तुम ऐसे याद कर सकते हो। देखो बच्चों, वृषण के अंदर, एक सेकंड रुक जाओ, मांस है, अशरक है, मैंने एक चीज छोड़ दी ना, यहाँ पे कफ छोड़ दिया। लिखो लिखो, एक और चीज लिखो, यहाँ पे कफ भी था बच्चों, वृषण में कफ भी है। देखो ऐसे लिखा हुआ है, मांस, अशरक मतलब रक्त, और कफ और मेद, चार चीजें हैं। तो इसकी ट्रिक इसी से है, तब मुझे याद आया। कफ भी ऐड कर लेना आगे। तो इसकी ट्रिक में कैसे याद करोगे? कार में मामा का वृषण, कार में मामा का वृषण। तो देखो, कार से, का से क्या हो जाएगा? कफ हो जाएगा, रा से रक्त हो जाएगा, मैं से मेद हो जाएगा, या फिर यहाँ पे मामा से मांस और मेद भी याद कर सकते हो। वृषण से वृषण की ट्रिक है ये। तो कार में मामा का वृषण। ठीक है, हृदय जब भी आएगा तो तुम याद रखना, हृदय से सारे काम करते हैं, तो हृदय से करो, तो यानी कि कफ हो जाएगा और रक्त हो जाएगा। हृदय से करो। तो अब बताओ तुम्हें ये कैसे याद नहीं होंगे? अब तुम अपनी आईज क्लोज करो और सोचो। शोणित और पिलिया से, शोणित फुफ्फुस से फेन आ जाएगा, उंडोक किट, आंत्रगुदा और बस्ती, तो बैग में तीन चीज, बैग में दो चीजें, एक तो त्रिदोष ले लिया और एक रक्त और भर लिया। जीवा का कर्म हो गया, मांसपेशी में मांस और वायु आए, आशय में वायु आ जाएगा, स्नायु में हो गया। सीमा याद कर लिया तो स्नायु खरपाक होता है, ये तुम्हें याद हो जाएगा। मेरा वर्क याद हो जाएगा, मामा का वृषण हो जाएगा कार में, और हृदय जो है वो करो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो लिख लिया होगा, ये नहीं लिखा होगा तो मैं बाद में दिखा दूंगी। अब तुम्हें यहाँ पे हृदय वाला एक डायग्राम बनाना है फटाफट से। मुझे पता है इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है चैप्टर में, पर कोई बात नहीं, ये चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से तुम्हारे 100% क्वेश्चन आने हैं। तो देखो बच्चों, अब तुम्हारे हृदय के बारे में कुछ बताती हूँ मैं, अपने हिसाब से तुम्हें समझाने के लिए एक डायग्राम बना रही हूँ। ठीक है, हृदय, तो हृदय के रिगार्डिंग हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे अभी। क्या पॉइंट्स थे वो? ये पॉइंट्स थे बच्चों। पहला पॉइंट कि हृदय जो है वो यहाँ लिखो, जिसके आधार से प्राणवाह धमनियां रहती हैं, तो ये लिखो, यद आश्रया ही, ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। ठीक है, एक एक, यद आश्रय ही धमन्य प्राणवह। ठीक है, पहला। दूसरा पॉइंट हृदय के लिए तुमने क्या देखा? विशेषेण चेतना स्थान, विशेषेण चेतना स्थानम। ठीक है, तीसरा पॉइंट तुमने क्या देखा? श्लोक लिख लेना,
अपने आप, ठीक है, कि अगर तम से आवृत हो जाएगा, हृदय जो है वो किससे आवृत हो जाएगा, तम से आवृत हो जाएगा, तो सर्व प्राणी जो हैं वो स्वपंथी हो जाएंगे, समझ गए, सो जाएंगे। तो ऐसे ही बना लो अपने, तुम्हें अपना याद करना है, तुम कैसे भी बनाओ, तुम्हारी मर्जी। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, हृदय का स्वरूप बताया था, तो चलो इसको लिख लो फटाफट 3 पॉइंट को, फिर तुम्हें यहाँ पे हृदय का स्वरूप दिखा। ठीक है, चलो देखो, ये बोल रहे हैं कि हृदय जो है, कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें, कि बस ये दिख रहा है कि बॉस ने यहाँ पे टेबल लैंप बना दिया बढ़िया सा और हम जला लें, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, टेबल लैंप ही समझ लो। तो बच्चों ये है तुम्हारा तुम्हारा मतलब सुश्रुत जी का हृदय। ठीक है, तो देखो हृदय का स्वरूप जो है वो क्या है, पुंडरीक। तो ये हमारा कमल का फूल है। तो कमल का फूल जो है वो ऐसा हमारा हृदय दिखता है, जिसका मुख जो होता है, श्लोक में पढ़ते जाना स्वरूप में, कि हृदय पुंडरीकेण सदृश। तो मैंने यहाँ फूल बना दिया, ठीक है, और अगर तुम्हारा मन कर रहा है रेड कलर का, तो तुम रेड कलर का फूल भी बना सकते हो ऐसे। ठीक है, तो ये गलत हो गया, रेड कलर का फूल ऐसे बना लो। तो बच्चों ये है हृदय, और हृदय में क्या हो जाएगा, पुंडरीक सदृश, कमल के फूल के सदृश, ऐसा कमल का फूल जो कि अधोमुख है। अधोमुख मतलब जिसका मुख जो है वो नीचे की साइड है ना। अगर ये जो है जागृत अवस्था में रहेगा तो बस ये ऐसे हल्का सा यहाँ पे खिला हुआ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा खिला हुआ। और अगर ये स्वपंथी यानी कि स्वप्न अवस्था में रहेगा तो देखो ये संकुचित रहेगा, इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर बनेगी, इसकी सारी जो पेटल्स हैं वो कैसी रहेंगी, सिकुड़ी हुई रहेंगी, सब निमिलियती। निमिलियती का मतलब क्या है, सोए स्वप्न अवस्था वाला। ठीक है, दूसरी चीज, अब हमने क्या देखा था, इसी के अंदर हमने एक नई चीज देखी थी। नई चीज हमने क्या देखी थी, कि अगर मैं इस हृदय के नीचे, अगर नीचे अधोभाग में आती हूँ, तो अगर मैं हृदय की साइड से खड़ी होती हूँ तो मैं, ये वाला मेरा राइट हैंड साइड हो जाएगा और ये वाला मेरा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। ठीक है, क्या मैं राइट हैंड साइड को जो है वो दक्षिण लिख सकती हूँ और लेफ्ट हैंड साइड को जो है मैं वाम भाग लिख सकती हूँ। ठीक है बच्चों, तो जो दक्षिण है इसके अंदर क्या होगा, अधो होगा, है देखो उर्द नहीं है, ये अधो भाग में है हृदय के नीचे। तो दक्षिण में जो है वो हमारे पास दो चीजें आएंगी, एक तो यकृत आएगा और एक क्लोम आएगा। ठीक है, और इसकी वाम साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या होगा, प्लीज फूफा जी बाई साइड कार को ले लो, या फिर इस तरीके से, प्लीज फूफा जी बाई साइड, और चलो ऐसे याद रखो, प्लीज फूफा जी बाई साइड चलो। तो अगर तुम्हें ये फूफा जी याद हो गए तो दूसरी चीज अपने आप याद हो जाएगा। तो प्लीज मतलब प्लिया, फूफा जी मतलब फुफ्फुस, और वाम साइड में जो है तुम्हारी दो चीजें आएंगी। तो क्या तुम इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, दया क्लो। दया क्लो का मतलब क्या है, दा से दक्षिण, या से यकृत और क्लो से क्लोम। और यहाँ पर प्लीज फूफा जी बाई और चलो। तो अब बताओ इससे ज्यादा तुम्हें मैं क्या याद करवाऊं, तो सारा डायग्राम दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया, अब तुम्हारा काम है इसको याद करना, और अब इसको तुम बना लो। तो अब हृदय भी तुमने देख लिया। अब ये ऐसा हृदय तो है नहीं, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसा हृदय हो गया नीचे वाला। बनाओ इसको। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेना ऊपर, हृदय का स्वरूप। अब इससे हृदय से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तुम्हारा। हृदय वाले में भी लिख लेना किस किस से बनता है, वो अपने अपने हिसाब से जो भी चीजें तुम्हें ऐड करनी है वो तुम ऐड कर लेना, मैंने तुम्हें सारी चीजें पढ़ा दी।